हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव ला टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका डेली डोज, मार्केट का डेली डोज। सो आज के लिए यानी 1 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 1 अप्रैल 2026। सो आज जो है निफ्टी की बात करें तो वो 348 पॉइंट्स बढ़कर 22,679 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 348 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 22,679। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1173 पॉइंट्स बढ़कर 51,449 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 1173 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 51,449। सो आज बाजार जो है वो बढ़ के ही खुलना था। वो गिफ्ट निफ्टी तो इंडिकेट कर ही रहा था। गिफ्ट निफ्टी लगभग 350 पॉइंट्स के आसपास, 350 से लेकर 400 पॉइंट्स के आसपास इंडिकेट कर रहा था। प्री ओपनिंग भी वैसा ही हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जो कल तो चूँकि मैं बता दूं, कल भारतीय बाज़ार बंद थे बिकॉज़ कल महावीर जयंती की छुट्टी थी। पर उस बीच अमेरिकन मार्केट्स में एकदम तूफ़ान आ गया। मैंने तूफ़ान इन द सेंस एकदम रैली आ गया अमेरिकन मार्केट्स में। तो कल डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो 1100 पॉइंट से ज़्यादा बढ़कर, यानी लगभग 2.5% बढ़ के बंद हुआ। ऑलमोस्ट 3% आप बोल लीजिए। अगेन ये क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कल ट्रम्प बाबू ने बोल दिया था कि अब अमेरिका जो है वो 2 से 3 हफ्ता में ईरान कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरह निकल जाएगा। उनके मुताबिक उन्होंने ईरान की अच्छी खासी बैंड बजा दी है। उन्होंने इनफैक्ट कल ही यानी आपका आज बुधवार है, तो सोमवार रात को उन्होंने मल्टीपल स्ट्राइक्स किए थे ईरान में। मल्टीपल स्ट्राइक्स उनके जितने भी न्यूक्लियर साइट्स है ईरान के, मेजर मिसाइल एंड ड्रोन मेकिंग जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उन्होंने किया। उनके हिसाब से जो ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ है उन पे भी मेजर अटैक्स किए, जिसके कारण उनका काफ़ी सारा जो कैपेसिटी है वो अब ध्वस्त हो चुका है। हो सकता है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, पर इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी है कि उससे अब ईरान को उभरने में 10 साल तो कम से कम लग जाएंगे। और ये बात कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ईरान को बहुत बहुत ज़्यादा चोट पहुँच चुका है इस वॉर में। ईरान तो देखिए पीछे जा ही चुका है। और इकोनॉमिकली भी ये फैक्ट है कि अब सैंक्शंस के कारण और जितने अभी वॉर चल रहे हैं उसके कारण ईरान का इकोनॉमी बहुत बहुत कमज़ोर पड़ चुका है। इनफैक्ट बोल रहे हैं कि अगर 2 हफ्ता ये वॉर और चलता है तो ईरान में भूखमरी जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि खाने पीने की कमी हो चुकी है ईरान में। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज चल रहा है, ऊपर से तेल प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। वॉर में उलझे हुए होने के कारण देखिए इनका जो लोग भी त्रस्त हो जाते हैं। लोग भी कितना पेट्रियाटिज़म कितना निभाएंगे जब अगर पेट में, अगर देखिए जब आप भूख से रो रहे होंगे तो कितना दिन चलेगा इससे। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ईरान भी हो सकता है मान जाएगा। उसके अलावा देखिए ट्रम्प बाबू ने आज बोला है कि ईरान का जो अब नया रेजीम है, जो नया हेड है, ही इज़ मच मोर इंटेलिजेंट, ही इज़ मच मोर, जिसको बोलते हैं कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया है कि वो ज़्यादा लॉजिकल हैं, तो उनके साथ डील करने में उनको थोड़ी इजी हो रही है। हालांकि ईरान तो डायरेक्टली कोई बातचीत करने से डिनाई ही कर रहा है। उनके हिसाब से तो उन्होंने डायरेक्टली कोई बातचीत किया ही नहीं अमेरिका से, पर ये साफ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी टॉक्स चल रहे हैं वाया पाकिस्तान। उसके कारण देखिए कुछ ना कुछ बन के आ रहा है। तो मुझे लगता है अब इस बार हो सकता है कुछ ना कुछ ट्रूस डील निकल के आ जाएगा और वी आर होपफुल। बट देखिए जब तक कुछ नहीं हो जाता है तब तक पूरी तरह बोलना बहुत मुश्किल है। भी ईरान का कोई भरोसा नहीं है, फिर से कोई ना कोई फ्लेयर अप हो सकता है। तो देखिए जब तक कुछ एक्चुअल ऑन द ग्राउंड कुछ अचीव नहीं हो जाता है तब तक हो सकता है एकदम, बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज़ स्टिल, रिस्क तो है। देखिए हाँ, ये बात अलग है, उसके कारण जो ब्रेंट क्रूड है अब आज $100 के नीचे एक बार के लिए आ गया था, फिर बढ़ जा रहा है, वो बात अलग है। पर देखिए अगर $100 के नीचे अगर आ जाता है, $90 के नीचे आ जाता है ब्रेंट क्रूड, तो भारतीय बाजार के लिए तो बहुत अच्छा है, भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज 80 से 90 के आसपास तो फिर भी इंडियन इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर सकता है। एनीथिंग बियॉन्ड $100 पर बैरल इंडियन इकोनॉमी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आप देखिए तो रुपया भी आज मजबूत हुआ, तो रुपया भी है वो 93 के आसपास आ गया है। जो 94-80 चल रहा था वो आज काफ़ी, इनफैक्ट कल चूँकि ऐसे तो भारतीय बाजार बंद थे, पर जो एक्सचेंज मार्केट था, वो जो ऑफलाइन एक्सचेंज मार्केट तो खुला ही था, तो उसमें ऑलरेडी रुपया 94 के नीचे आ चुका था और आज 93-30 के आसपास आ गया था। वहाँ से भी देखिए मार्केट को कुछ ना कुछ रिलीफ मिला। दैट वाज रियली रियली गुड। तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट को रिलीफ मिल रहा है।
सो उसके कारण आज गैप अप खुलना ही था। उसके लिए फिर वहाँ से और बढ़ने की कोशिश की निफ्टी ने, पर देखिए अगेन वही प्रॉब्लम आ जाता है। मैंने पहले भी बोला था कि हो सकता है वो तेज़ी ज़्यादा सस्टेन नहीं करे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर आ ही जाता है। जो सोमवार को जिन्होंने अगर माल ख़रीदा होगा निचले स्तर पे, वो पहले एग्ज़िट करने आ जाएंगे। तो वैसा ही होने लगता है, बाज़ार का बिहेवियर ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो 22,900 के ऊपर यानी 22,900 के ऊपर निफ्टी को चलने में बहुत जोर आ रहा था, और फिर जो खिसकना शुरू किया फिर वो धीरे धीरे करके, ऐसे ज़्यादा नहीं गिरा बट टुवर्ड्स दी एंड वो 22,900 के नीचे ही चला गया। सो कहीं ना कहीं बैंक्स जो है वो बार बार खिसक जा रहे थे। बैंक निफ्टी में सेकेंड हाफ में आप देखें तो 600 पॉइंट्स का ऊपर से करेक्शन आया। उसके अलावा ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स जैसे अल्ट्राटेक है वो रेड में चला गया। भारतीय एयरटेल जो काफ़ी ऊपर था, लगभग 2% ऊपर था, वो 1% के नीचे बढ़ के ही बंद हुआ। सो वो 1800 के नीचे चला गया। तो कहीं ना कहीं देखिए मेजर ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग आ रहा था ऊपर के लेवल्स में, जिसके कारण उनको बढ़ने में सस्टेन करने में मुश्किल हो रहा था। उसके अलावा फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली थी आज, दे वर इन द रेड। कहीं ना कहीं जो डिफेंसिव प्ले होता है ना, अभी तक फार्मा स्टॉक्स हैव बिन स्ट्रॉन्ग, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उसी का इम्पैक्ट था। फार्मा स्टॉक्स में सेलिंग देखा गया आज, और अच्छा सेलिंग देखा गया। इनफैक्ट सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज 2% से ज़्यादा नीचे थे, तो उसके कारण भी देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी में प्रेशर पड़ने लग गया। बट समहाउ इट हेल्ड ऑन टू गेन्स। और पर डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये था कि आज भी एफ ने जम के बेचा। आज भी ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ का माल बेचा एफ ने। सो दे हैव रियली टैक्टफुली यूज टुडेज गेन्स टू कीप एग्जिटिंग। कहीं ना कहीं भी उसके कारण देखिए कहीं ना कहीं अपसाइड में भी लिमिट आ जाता है। तो जब एफ बेचते रहते हैं तो डी को आके माल को लेते रहना पड़ता है, तो उसके कारण अपसाइड में कहीं ना कहीं लिमिट आ जाता है। तो मैंने बोला ही था कि ये प्रॉब्लम आ ही सकता, और वो आया ही। तो एफ मोस्ट लाइकली विल कीप सेलिंग, क्योंकि वो बहुत डेस्परेट हो रखे हैं। उनको कहीं ना कहीं भारतीय, एक बहुत बड़ा तबका है एफ में जिनको भारतीय बाजार से काफ़ी चिढ़ मचा हुआ है। इसके मल्टीफेसेटेड रीजंस है, वैल्यूएशन कंसर्न्स है, और कहीं ना कहीं देखिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। अमेरिका भी भारत से काफ़ी हद तक चिढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने फंड्स को मोटिवेट करते रहते हैं कि आप भारत से एग्जिट करते रहो, क्योंकि भारत में उनको कुछ दिखता नहीं है। तो देखिए इट इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कैपिटल ऑल्सो। अमेरिका को आज के दिन भारत से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल नहीं मिलता है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर कहीं ना कहीं एक प्ले आउट कर रहा है वाई। और ज़्यादातर देखिए जितने भी फॉरेन फंड्स हैं दे आर कहीं ना कहीं अमेरिकन ड्रिवन ही है, तो उनकी चाबी अमेरिका के पास ही रहती है मोस्टली। तो वो उसका तो देखिए कहीं ना कहीं एक फैक्टर है ही, क्यों बार बार सेलिंग आ रहा है ऊपर के लेवल्स में। आप देख ही रहे इंडो यूएस रिलेशंस खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कोई अच्छे नहीं है। हालांकि बीच बीच में अभी सामने सामने बोलने को तो देखिए बोला जाता है कि ये तो देखिए इट इज़ अ पार्टनरशिप, इट इज़ अ विन विन पार्टनरशिप, दिस एंड दैट, अच्छी अच्छी बातें की जाती रहती है। बट देखिए अगर अंदर ही अंदर तो देखिए थिंग्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, इट इज़ अ नोन थिंग। वो भी एक कहीं ना कहीं मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्यों ये सब जितने भी फॉरेन फंड्स हैं भारत को एग्जिट किए चले जा रहे हैं। इनको ज़्यादा भारत से ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिखते। देखिए टैक्सेशन इश्यूज भी है, बहुत सारे मल्टीफेसेटेड रीजंस हैं, उसके कारण वो बेचते ही चले जाएंगे। और उसके कारण कहीं ना कहीं जब तक वो बेचते रहेंगे इंडिया का जो अपसाइड है वो बहुत लिमिटेड पे रहेगा। सो इमीडिएट टर्म्स में देखिए, हालांकि अभी आज फिर से गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट्स ऊपर है, क्योंकि यूएस मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है कल 100 पॉइंट्स बढ़ के भी खुल जाए। पर अगेन द सेम थिंग, 22,900 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है। अगर उसके ऊपर किसी तरह चल भी जाता है तो अगेन 23,000 फॉर निफ्टी विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन। और उसके ऊपर अगर किसी तरह चल जाता है तो देखिए 23,400 का तो ह्यूज रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। अनलेस अगर एफआई सेलिंग एकदम से रिसीड कर जाता है और डीआई बाइंग जारी रहता है, तब देखिए सिनेरियो बदल जाएगा। पर हो सकता है फिर अगेन हायर लेवल्स पे एफआई सेलिंग आ सकता है। इट इज़ एन इवॉल्विंग सिनेरियो। कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर ट्रूस जो सीज फायर तो देखिए होने से रहा, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर अगर ट्रूस हो जाता है, एक पीस डील हो जाता है यूएस ईरान के बीच, यूएस इजराइल एंड ईरान के बीच, तब तो देखिए मार्केट में एक बार के लिए बोलते हैं ना आग लग सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसके कारण देखिए कंटिन्यूड रैली आ सकता है, तो वो हो सकता है मार्केट को 24,000 तक भी ले जाए। लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक यही सिनेरियो रहेगा। और नीचे में अगर बाजार फिर से करेक्शन मूड में चला जाता है, निफ्टी है तो निफ्टी जो सोमवार का लो है
22,283 का, वो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट जोन बनना चाहिए। वहाँ पे हो सकता है DIS जो है डिफेंड करने आएंगे, हो सकता है वही 22,300 के आसपास डिफेंड करने आएंगे भारतीय बाजार को, निफ्टी को, और यही तो मोटा मोटी रहेगा। हाँ, आज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने काफ़ी अच्छा किया। मिड कैप्स ने 3% ज़्यादा का गेंस रजिस्टर किया, सो वो एक्सपेक्टेड ही था, बिकॉज वो मार भी खा रहे थे बहुत ज़्यादा, और फिर जैसे ही थोड़ा स्थिति सुधरती है तो एकदम से लिवाली आ जाती है। ये कहीं ना कहीं साफ इंडिकेट करे कि मच ऑफ द FI सेलिंग इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन मेगा कैप्स ओनली। बैंक्स को लगातार एग्जिट किए जा रहे हैं और भी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में बेचे चले जा रहे हैं। सो ये अभी हो सकता है चलते ही रहेगा। हाँ, रुक जाएगा FI सेलिंग तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, नहीं तो जब तक नहीं रुकेगा तब तक देखिए बाजार को भोगना पड़ेगा। सो द करंट बेट विल रिमेन ऑन स्मॉल कैप्स, पर जब तक देखिए स्टॉक कॉल्स तब सजेशंस तब तक नहीं दिए जा सकते जब तक एक क्लैरिटी नहीं आ जाती। अभी भी जो असमंजस है वो बना हुआ है, एक क्लैरिटी नहीं है, और आगे चल के क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का, ये भी आने वाले टाइम में मार्केट को फैक्टर इन करना पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से बढ़ भी जाता है तो ऊपर के लेवल से हो सकता है वापस खिसक जाएगा, बिकॉज काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। अभी ये जो 1 महीना लंबा वॉर चला है, इसका जो इम्पैक्ट अभी आने वाले 3-4 महीनों तक रहने वाला है, इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है इसका आने वाले 3 से 4 महीनों तक रह सकता है। और फिर देखिए आगे चल के भरोसा नहीं है बाजार के लिए, फिर एक नया सिरदर्द आ सकता है, हो सकता है इंडो पाक टेंशंस के रूप में, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज आप कई बार बोला जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी हो सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान भी डेस्परेट है ही, बिकॉज देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं धीरे धीरे पाकिस्तान को जो एक्सेस वाटर फ्लो है वो कम होते चला जाएगा। सो वो सब भी देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आगे चल के आते रहेंगे, जो बाज़ार को इरिटेट कर सकते हैं, जूझते रहना पड़ेगा। बाकी जब बाज़ार अगर सुधर जाएगा तो देखिए आपको स्मॉल कैप्स में ही ज़्यादा आपको अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगे, चुनिंदा मिड कैप्स में भी दिख सकते हैं, बट स्मॉल कैप्स विल ऑफ कोर्स प्रोवाइड मच ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप देखिए आज जितने भी शिपिंग कंपनीज थे वो बहुत अच्छा बढ़े हुए थे। हाँ, एक शिपिंग कंपनीज जैसे गार्डन रीच है और कोचिन शिपयार्ड्स है, ये सब तो बहुत ज़बरदस्त रैली किए थे। उसके अलावा मैं बता दूँ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी आगे चल के बहुत अच्छा कर सकता है। हालांकि ये बहुत मॉडेस्टली बढ़ा हुआ था, 5% ही बढ़ा हुआ था, पर ये भी बहुत प्रॉमिसिंग स्टॉक है, क्योंकि एक समय था 2021-22 में जब गवर्नमेंट इसको नेशनलाइज करने वाली थी, वो नहीं कर पाई, पर अब उसके उलट अब इनफैक्ट गवर्नमेंट और बढ़ चढ़ के इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब चाहती है कि हमारा जो शिपिंग जितने भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, हमारा जो शिपिंग है उसके पीछे काफ़ी बड़ा डॉलर खर्च हो जाता है, वो धीरे धीरे अब ना हो, और इसका कंट्रोल जो शिपिंग का कंट्रोल है वो भारत का उसके खुद के पास है ना, तो बिकॉज करेंटली वर्ल्ड का जो शिपिंग मार्केट है वो काफ़ी हद तक चाइना और 3-4 देशों के पूरी तरह कंट्रोल में आ चुका है। सो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट शिपिंग सेक्टर में बहुत पुरजोर ध्यान दे रही है, और इसमें जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मुझे लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन, वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। और बाकी देखिए शिपिंग जितने भी सब शिपयार्ड कंपनीज है वो तो देखिए आगे अच्छा परफॉर्म करेंगी, बट द वैल्यूएशंस आर ऑलरेडी क्वाइट हाई जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे देखिए आपको बहुत ज़्यादा इमीडिएट अपसाइड बहुत ज़्यादा ना भी मिले, पर मुझे जहाँ तक लगता है जो वन ऑफ दी अंडरडॉग्स जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे, वो एक अच्छा कर सकता है। सो ये सब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है जो मार्केट में आने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कई सारी सरकारी कंपनियां, रेल स्टॉक्स हैं, उनकी काफ़ी पिटाई हो चुकी है, वहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत अच्छा आ रहा है। एक बार थिंग्स स्टेबलाइज, वहाँ पे देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। रेल स्टॉक्स, रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स जैसे IRFC है, RVNL है, उसके अलावा IRCTC, वो भी ऊपर से काफ़ी करेक्ट कर चुका है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है। सो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मार्केट अब दे रहा है, जिसका कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को अब फ़ायदा उठाना चाहिए। सो यही है आज का डेली व्लॉग, यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन।
वी विल गेट बैक टू इन हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल. अगर आपको कुछ 1-on-1 इंट्रैक्शन चाहिए हो तो अगेन वी आर ऑलवेज ओपन फॉर इट. प्लीज़ राइट टू अस, वी विल ट्राई एंड डू दैट. अगेन अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो, फीडबैक देना हो, तो आर कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर दैट. प्लीज़ राइट, योर कमेंट्स एंड फीडबैक आर रियली वैल्यूबल फॉर अस. सो आज के लिए थैंक यू.